बेटा इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हेलो एरीन्स पे। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर था, तो हेलो एरीन्स पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट स्टडी करेंगे। यही प्रयास रहेगा कि हेलो एरीन्स आज कंप्लीट हो जाए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कन्वर्जेंस या नेम रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट बता दी जाएंगे जिससे आप आगे पढ़ सकें। तो हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एरीन्स की। चैप्टर आपका है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होता है बेटा? जब बेंजीन रिंग के साथ में हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो इसी को हम लोग हेलो एरीन्स या कॉमन नेम में एरिल हैलाइड बोलते हैं, या आईपीएससी में इसको हम लोग हेलो एरीन बोलेंगे। सर कौन कौन से हेलो एरीन्स ग्रुप हो सकते हैं? हैलोजन की जगह पे हमको पता है फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन यूज करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो बेंजीन। क्लोरीन यूज करेंगे इसकी जगह पे तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? ये क्लोरो बेंजीन। इसकी जगह पे अगर हम लोग आयोडीन यूज करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। और इसकी जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमाइड यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ये बात आपको नॉमेनक्लेचर की हो गई। अब इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो कॉमन नेम में यूज कर ली जाती हैं। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है आर्थो क्लोरोबेंजीन या आर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन, पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन, तो ये हम कैसे पता लगाते हैं? देखेंगे फंक्शनल ग्रुप हमारा जो भी हैलोजन ग्रुप है जिस पोजीशन पे लगा होगा उसके एडजेसेंट पोजीशन को हम लोग बोलते हैं आर्थो, उसके बाद वाले पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और उसके लास्ट वाली पोजीशन को बोलते हैं जो जस्ट अपोजिट रहती है पैरा। ये पोजीशन डिपेंड करते हैं फंक्शनल ग्रुप हमारा कहाँ पे लगा हुआ है, जो हमारा हैलोजन है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है हेलो एरीन्स की कैटेगरी में। तो हम इसके बात करेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए याद कर लो ओ मम्मी पापा आर्थो मेटा पैरा, या ओम मध्य प्रदेश, ओमपुरी, या ओमफो भी आज पहले बहुत एक जमाने में चलता था ना ओमफो, तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, है ना। चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है और हम CH3 ग्रुप की यानी कि मिथाइल ग्रुप की पोजीशन जानना चाह रहे हैं कौन सी है, तो आप क्या नाम बोलेंगे इसका? ओ मिथाइल, कॉमन नेम में ओ मिथाइल क्लोरो बेंजीन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। और आईपीएससी नेम में क्या लिखेंगे? इसकी पोजीशन लिख देंगे 2 मिथाइल क्लोरो बेंजीन। ऐसे सिमिलर हम बात कर सकते हैं कि अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा तो नाइट्रो वर्ड यूज कर लेंगे, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो आयोडोबेंजीन, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हम इससे फॉर्म्ड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका पोजीशन वाला खेल हो गया। अब इसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड की। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन्स। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम बेंजीन। हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग बेंजीन से कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? बेंजीन की रिएक्शन हैलोजन से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो कि लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड होता है। ये क्या करता है? यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, हाइड्रोजन हट जाता है और क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाता है और HCl बाई प्रोडक्ट बन जाता है आपका। क्लियर? सिमिलर अगर हम ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो पहला मेथड आपका क्लियर हो गया। दूसरा मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से भी हम लोग क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। डाइजोनियम ग्रुप क्या होता है?
जब हमारे पास बेंजीन के पास NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, जो आपका एमीन्स का पार्ट था, इसको हम लोग बोलते थे एनिलीन। एनिलीन, इसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ कराते थे, तो आपका फॉर्म्ड होता था बेंजीन डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम N2X होता है, N2 प्लस है Cl माइनस, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। या इस तरीके के स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं इसको। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं उससे। एक्चुअली क्या होता है, जो सोडियम नाइट्रेट और ये रिएक्ट करता है तो पहले नाइट्रस एसिड बनाता है, नाइट्रस एसिड और NaCl रिलीज होता है, फिर वो HCl कुछ अमाउंट जो बचता है वो इसी के साथ फर्दर रिएक्ट करके भी बना सकता है, तो हम इसकी जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाइट्रस एसिड भी हम यूज कर सकते हैं जो हाइड्रोजनियम साल्ट फॉर्म्ड करने के लिए। दोनों मेथड करेक्ट हैं। ये रिएक्शन आपकी, हमने अभी हेलो एरिन्स नहीं बनाया, हमने बनाया है क्या, बेंजीन डायजोनियम साल्ट कैसे बनाए, ये एनिलीन से प्रिपेयर्ड होगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये आपका एमीन चैप्टर में नेम रिएक्शन भी है और डायजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन मेथड है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं डायजोनियम साल्ट से कैसे प्रिपेयर करेंगे आपका हेलो एरिन्स। तो सबसे पहला इसमें मेथड है, जो नेम रिएक्शन है आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। Cu2Cl2 और HCl भी ले सकते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में CuCl भी लिख दिया जाता है। बोथ आर करेक्ट। ओके, और आपका क्या ग्रुप बन जाता है यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 ग्रुप नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है, बचा हुआ HCl फर्दर इसी के साथ में मिक्स हो जाता है। ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। सिमिलर हम इसी रिएक्शन में अगर डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करा दें और HBr के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा सर, यहां पे फॉर्म्ड होगा ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर? ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाएंगे हमारी, सैंड मेयर रिएक्शन। ये सैंड मेयर रिएक्शन है, कोई भी एग्जांपल आप सैंड मेयर के नाम से आए आप लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड है हमारा नेम रिएक्शन में ही डायजोनियम साल्ट से, जिसको हम लोग बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम लोग डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन ओनली कॉपर के साथ कराते हैं और HCl के। क्यूप्रस क्लोराइड न लेके कॉपर लिया गया है फाइन पाउडर के फॉर्म में, तो आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। प्रोडक्ट सेम बनेगा, बस यहां पे रिएजेंट बदल गया, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला गया, गैटरमैन। क्योंकि इस रिएजेंट का यूज करके फर्स्ट टाइम जो यूज किया है वो गैटरमैन साहब ने यूज किया है, और क्यूप्रस क्लोराइड यूज किया है सैंड मेयर ने। ये बात क्लियर है? सिमिलर इसी से हम लोग क्या बना सकते हैं, क्यूप्रस कॉपर के और HBr के साथ रिएक्शन करा के क्या बना सकते हैं, इसकी ब्रोमोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन इससे प्रिपेयर्ड नहीं होता है, उसके लिए हम नई रिएक्शन आपको बता रहे हैं। क्लियर? थर्ड है डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन HbF4 के साथ कराते हैं। तो यहां पे क्या होता है, पहले N2BF4 माइनस A प्लस पहले जुड़ जाता है और आपका HCl रिलीज होता है। फर्दर हम यहां पे हीट करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो डायजोनियम ग्रुप आपका N2 ग्रुप के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और प्लस बाई प्रोडक्ट में नाइट्रोजन और BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड फॉर्म होगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड फॉर्म और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये आपका फ्लोरोबेंजीन है। इस नेम रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाल्ज सेमन रिएक्शन। ये भी आपका नेम रिएक्शन बाल सेमन रिएक्शन, बाल साइमन या बाल सेमन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? ये आपका क्या हो गया, फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन मेथड हो गई। इस पे आपको फिर 2 स्टेप यूज करना होगा। अगर आपको डायरेक्ट वर्ड यूज करना है तो आपको ऐसे फर्स्ट और सेकेंड में हीट,
मतलब 2 स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है, देन आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। अदरवाइज एग्जामिनर जो आईएससी बोर्ड में है वो और सीबीएसई वालों नंबर यहाँ पे काट देता है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट है वहाँ आपको इंटरमीडिएट देना है। अगर इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हो रहा है दैट मीन्स आपको इंटरमीडिएट फॉर्म्ड करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सिमिलर हम फोर्थ टाइप में हम लोग आयोडोबेंजीन भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इसमें किसी के साथ रिएक्शन नहीं है, कोई नेम रिएक्शन नहीं है। इसमें डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन आपको सोडियम आयोडाइड के साथ करा देना है, और क्या बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा, और N2 ग्रुप बाहर हो जाएगा, बाकी NaCl बाहर हो जाएगा। क्लियर? ये आपकी प्रिपरेशन मेथड हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखिए बेसिक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, और उसके नेचर के बारे में बात करते हैं। तो जो हेलो एरीन्स के कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्या होते हैं वाटर में? इनसॉल्युबल होते हैं, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, या आपके एल्कोहल है, इनमें डिजॉल्व हो जाते हैं। बात क्लियर है ना? ये हमारा ये जो आपका कंपाउंड्स हैं हेलो एरीन्स के, ये हेलो एल्केन के कंपाउंड से लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनसे? हेलो एल्केन्स में ज्यादा होता है लेकिन हेलो एरीन्स में कम होता है। तो ऐसा अगर कोई पूछे कि क्यों होता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि इथाइल क्लोराइड है आपके पास और आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसमें इथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों, इसका कम क्यों भाई? तो आपको बोलना होगा कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड नहीं करता, रेजोनेंस होता है इसमें। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, पोलैरिटी कम कर देते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड करता है, इसलिए ये क्या होता है? मोर बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। बात समझ में आई नहीं आई? ये बात है। और इसमें जो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो क्या होता है? एल्काइल फ्लोराइड होता है, सॉरी हेलो एरिल फ्लोराइड होता है। फ्लोरोबेंजीन, देन आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन, देन आयोडोबेंजीन। जैसे जैसे हमारे हाइड्रोजन का साइज बढ़ता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। मतलब फ्लोरीन जुड़ा होगा तो लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल। क्लोरीन जुड़ा होगा तो फ्लोरो सबसे पहले, देन क्लोरो, देन ब्रोमो, और देन आयोडो। आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है लेकिन रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, अब आगे बात करते हैं इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं, जिनको हम लोग एनायंस बोलते थे। अब यहाँ पे होना क्या है, न्यूक्लियोफाइल को हमको हैलोजन का रिप्लेस करना है, जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेंजीन के साथ में जुड़े उनको रिप्लेस करना है, लेकिन ये रिप्लेस इजीली नहीं होते हैं। हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाते हैं, लेकिन इसमें हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होते। तो क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर नॉट गिव इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको आंसर देना है कि ये हमारा जो हेलो एरीन्स के कंपाउंड्स हैं ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं। क्या करते हैं भैया? रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली फॉर्म्ड शो नहीं करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द रेजोनेंस ये कार्बन और हेलोजन आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनको रिप्लेस करना क्या है? डिफिकल्ट है। क्लियर? तो ये बात हम लिख देंगे, हेलो एरीन does not give easily nucleophilic substitution reaction because the lone pair electron of halogen
taking part in resonance effect and formed double covalent bond between कार्बन एंड हैलोजन। अब इसके हमने बात को लिख दिया, तो आपको इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी दिखाना होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखाना होगा। देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये बात भी समझ लेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, जहां पर पाई बॉन्ड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और आपका नेगेटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम में मूव करता है, डिलोकलाइज होता है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट। द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेट सिस्टम इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे, हमको पता है बेंजीन में रेजोनेंस इफेक्ट होता है, क्योंकि बेंजीन के मॉलिक्यूल्स पहले से अपना जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे होते हैं। दैट मीन्स अपनी पोजीशन को डिलोकलाइज कर रहे थे इस टाइप से। लेकिन जब यहाँ पे हैलोजन ग्रुप जुड़ गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि हैलोजन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी हैलोजन होते हैं उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेता है, 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाते हैं। वही 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं, तो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहलाएंगे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने लोन पेयर हैं इसमें, 3 लोन पेयर हैं। तो यहां पे होगा क्या, जो पाई बॉन्ड है जैसे इधर ब्रेक होगा डिलोकलाइज होने के लिए, एट द सेम साइमल्टेनियसली हैलोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्योंकि जब ब्रेक होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये अपना लोन पेयर, एक लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, जिसकी वजह से हैलोजन का लोन पेयर और ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। बाकी ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे सिमिलर रहेंगे। फिर सेकेंड टाइम जब यहां नेगेटिव चार्ज है तो इस कार्बन पे हमको पॉजिटिव चाहिए, फिर से डबल बॉन्ड को नीचे ब्रेक कर दिया। तो इस कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ये डबल बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज यहां गए, इस डबल बॉन्ड से कोई छेड़खानी नहीं, ऐसे रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस कार्बन पे हमको अगेन पॉजिटिव चार्ज चाहिए, डबल बॉन्ड को फिर से ऊपर ब्रेक कर दिया। ये डबल बॉन्ड आ गया, नेगेटिव चार्ज यहां गया। तो इस कार्बन पे हमको कौन सा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव। फिर से इसके लोन पेयर इसको डोनेट किया था, जो इसने उसको ट्रांसफर कर दिया, वापस कर दिया। तो क्या हुआ, क्लोरीन के पास फिर से 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन हमारा जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो गई। अब इस चेंज होने के टाइम में जो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिली, वो कौन से पोजीशन पे मिल रही है, यहां पे देखिए, ये अभी आगे जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ये आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। देन अगेन पैरा पोजीशन पे ज्यादा है, देन अगेन आर्थो पे फिर से ज्यादा है। लेकिन मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है, क्योंकि ये आर्थो हुआ, ये मेटा हुआ, ये आपका पैरा। मेटा पोजीशन पे तो आई नहीं, कहां पे जा रही है, आर्थो और पैरा। तो इन केस जब हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो ये एक आर्थो पे देगा और दूसरा पैरा पे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हेलो एरीन्स या फिनॉल, जो भी आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बहुत से ऐसे जो हमारे आर्थो और पैरा प्रोडक्ट देते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ऐसा क्यों होता है। तो आप बोलेंगे रेजोनेंस के टाइम, रेजोनेंस इफेक्ट जब इसमें स्टेबलाइज होगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। दैट्स वाई ये हमारे क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर्थो और पैरा पोजीशन पे देते हैं। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया किसका, हेलो एरीन्स में क्लोरोबेंजीन का। अब रेजोनेंस इफेक्ट के टाइम में जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें 4 to 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसका मतलब ये कहता है रेजोनेंस इफेक्ट, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आपका जो बेंजीन है वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा था, ये 4 to 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। दैट मींस ये ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है सो क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। क्लियर। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। इसमें किसी को कोई डाउट है, ओके। अब हम आगे बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि इम्पॉसिबल है, हमने ये तो बात नहीं कहा।
इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस हैं जिसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या ड्रास्टिक कंडीशन जिनको हम लोग बोलते हैं, उन कंडीशंस में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। जिसमें हम एक आपकी रिएक्शन दिखा रहे हैं जो कि फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड भी है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 अप्रॉक्स एटीएम प्रेशर, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। तब क्या होता है, यहाँ पे पहले सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होता है, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होता है, एंड देन अगेन जो HCl यहां से रिलीज होता है वो HCl फर्दर आगे रिएक्ट करता है और बाई प्रोडक्ट क्या देता है, आपका मेन प्रोडक्ट देता है फिनॉल, बाई प्रोडक्ट देता है सोडियम क्लोराइड। ये आपका फिनॉल या बेंजीन के ऊपर OH हो, इसके लिए IPSA में हम लोग लिखते हैं बेंजीनॉल। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद की वही चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर पे। तो ये फिनॉल आपका बन जाता है, बात क्लियर है ना। तो ऐसे कुछ पार्टिकुलर रिएक्शंस हैं या पार्टिकुलर रिएजेंट हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं सब अभी हम उसी पे डिस्कस करेंगे। फिर जब हम डिटेल वीडियो में आएंगे, डिटेल क्लास में पढ़ाएंगे कंप्लीटली, तो उस पर हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे ऐसे कौन कौन से और कंपाउंड्स हैं सर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ओके, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है भैया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल अनदर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज दैट मींस अनदर इलेक्ट्रोफाइल्स को उसके प्लेस से रिप्लेस कर देता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलर जैसे आप क्लास 10th में पढ़ते आए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये आएंगे कि सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कौन सी पोजीशन पे बनाएं। तो हमने पहले से देखा है कि ESR जो होगी वो हमारे कौन सी पोजीशन पे देती है, आर्थो और पैरा पे देती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो कहां पे होगी, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगी। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन occurs at ortho and para position because during resonance effect the electron density is a maximum that position. इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, अब हम अगर फिर से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दिखाना चाहे तो वही पुराना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देख लेंगे हम लोग। क्या बात करेंगे इसमें, यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन आएगा ये सार क्यों देता है, आर्थोपैरा पे क्यों देता है, तो आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, बनाना होगा। क्लियर, बन जाएंगे आप। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कोई भी एक एग्जांपल लेके उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे जैसे हमने पीछे कराया अभी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मेजरली 4 to 5 टाइप से है। पहली रिएक्शन है हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, हम यहां पे हैलो एरिन्स में क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन यूज करेंगे, Cl2 से रिएक्शन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा आपका, ये जो ब्रेक होगा ये क्लोराइड इसके साथ AlCl3 एज अ लुईस एसिड बेस बिहेव करेगा, क्लोराइड को प्लस कर देगा और खुद बन जाएगा AlCl4 माइनस। ओके, तो ये जो Cl प्लस बनेगा ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसे, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अदर इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे हमको पता है आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो या तो ये आर्थो पे अटैक करने की भी प्रोबेबिलिटी है और
पैरा पे भी अटैक कर सकता है, दोनों पोजीशन पे जा सकता है। तो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट देगा, एक में हम आर्थो पे दिखाएंगे क्लोरीन और सर एक पैरा पे दिखाएंगे। बहुत से बच्चों के डाउट होते हैं कि सर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक था वहां पे दो कैसे हो जा रहे हैं। यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है, इसके बनने के इतने परसेंट चांस है, इसके बनने के कितने परसेंट चांस है। अब सर इसमें मेजर कौन है, कौन ज्यादा बन सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, जो स्टेबल प्रोडक्ट है। क्योंकि यहाँ पर इनके लोन पेयर में हमने पहले से पढ़ा रखा है क्लास 11th में, जो आपकी थी वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये कहती है जो लोन पेयर होते हैं ये एक दूसरे को सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं। तो जब यहाँ पे रिपल्सन ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसके मॉलिक्यूल्स कम ही देर तक यहाँ पे टिक पाएंगे, रुक पाएंगे, उसके बाद फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैराक्लोरो में। तो इसका नाम है आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ओ मतलब आर्थो और इसका पी मतलब पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। क्लियर? ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। क्यों मेजर प्रोडक्ट है? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल है। और ये हमारा क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। बोलो इस रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम है? सिमिलर अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में भी क्लोरीन की जगह हम लोग क्या कर लेते, OH कर लेते, सिमिलर रिएक्शन हो जाती। सेकेंड रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग डाइल्यूटेड HNO3 के साथ करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4 सम ड्रॉप्स। तो आपका यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये दो पार्ट में टूटता है, OH माइनस और NO2 प्लस। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफिल है। इलेक्ट्रोफिल जो है वो हमारा क्या करेगा, H को उसकी प्लेस से रिप्लेस करके बैठ जाएगा, आइदर आर्थो पे और कहां पे बेटा, पैरा पे। इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये आपका हो जाएगा पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट है। ये क्या है हमारा, माइनर प्रोडक्ट है। क्लियर? इसकी जो प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में बात करें तो अप्रॉक्स 20% होती है। ये हमारा कितना होता है, 80%। ये 80% क्या है, इसके फॉर्म होने के चांस। क्लियर? ओके। ये ज्यादा स्टेबल होता है, 80% स्टेबल है, 80% तक उसके चांस हैं इसलिए। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं थर्ड इसी की नेम रिएक्शन में, ESR में, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ कराते हैं। मेन होता है इसको ब्रेक करना, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है। अच्छा एक बात और तुम लोगों को बताना भूल गए, इसमें बाई प्रोडक्ट भी साथ साथ में लिखते रहा करो। बाई प्रोडक्ट जो बनेगा ये OH माइनस और यहाँ से H रिलीज होगा जो आर्थो या पैरा से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो H और OH मिलके H2O बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका बनेगा SO3H, सल्फोनिल ग्रुप बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल बनेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH माइनस। OH माइनस H को लेके जाएगा, H2O बनाएगा, बाकी सल्फोनिल ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, आर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा। एक आर्थो का प्रोडक्ट बना, दूसरा SO3H पैरा पे आके जुड़ गया, बाई प्रोडक्ट आपका बन गया H2O। इसका नाम देखोगे तो ये ज्यादा सीनियर ग्रुप है, जो सीनियरिटी टेबल है सल्फोनिल ग्रुप ज्यादा सीनियर होता है, तो इसके हिसाब से ये इसको बंद करके देखोगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो इसका नाम हो जाएगा O क्लोरो आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके लिए भी हम लिख देंगे, ये माइनर प्रोडक्ट है, इसके लिए हम आप लिख देंगे क्या, पी क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? ये आपका पैरा है, वो मेजर हो गया, वो आपका माइनर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, नेक्स्ट रिएक्शन है
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, या फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर दो रिएक्शन है, एक एल्काइलेशन है और दूसरी एसाइलेशन है। तो इसको दो पार्ट में भी कर सकते हो, चाहे एक पार्ट में लिख के उसके दो पार्ट कर दे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होगा, आपका जो हेलोएरीन्स है, हम क्लोरोबेंजीन ही कंसीडर कर रहे हैं, आप ब्रोमोबेंजीन भी कंसीडर कर सकते हैं। ये एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, CH3 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, Cl माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल H को लेके जाएगा, क्या बाहर कर देगा, HCl, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो दो पोजीशन पे आके जुड़ेगा। फर्स्ट वन इज आर्थो, सेकेंड वन इज पैरा। नेम क्या हो जाएगा इसका, आर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन, और इसका पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ये आपका मेजर है और ये आपका माइनर है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या हो रहा है, इसमें हम लोग हेलोएरीन्स की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। वो भी कैसा है आपका एनहाइड्रस है। ओके, तो आपका जो एसिटिल ग्रुप है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो क्लोराइड हमारा रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के पास नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना, ये आके आर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा। इसका एसीटोन ग्रुप हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है, तो ये प्रीफिक्स में हमारा सेकेंडरी सफिक्स में ये कंसीडर होगा, तो ये आपका नाम हो जाएगा इसका आर्थोक्लोरो, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। ये आपका पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन। क्लियर। ये हमारा माइनर है, तो ये हमारा पैरा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, रिपल्सन सबसे कम होता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल्स की। नेक्स्ट वन है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में क्या है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, पहली रिएक्शन है मैग्नीशियम से करा दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप ड्राई ईथर, आप इसको C6H5 शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं Cl। तो यहां पे आपका फॉर्म्ड होगा बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड या C6H5MgCl। इसका नाम है बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। या अगर हम रिएक्शन विद बात करें तो ये रिएक्शन किसके साथ है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद सोडियम। इसमें अगेन दो पार्ट हैं, एक है वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसके वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या है, हेलोएरीन्स में हम क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ सोडियम और
एल्काइल हैलाइड से कराते हैं। कंडीशन ये है कि दोनों के हैलोजन सेम होने चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इनका हैलोजन और ये मिलके हमारा क्या बाहर हो जाता है, 2NaCl बाहर हो गया। क्या बना बेटा यहाँ पे, CH3 आके बन गया आपका, बाहर हो गया 2NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलिन। ये आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। 1 मोल ऑफ हेलोइरिन्स रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल सोडियम एंड ड्राई ईथर, देन आपका टॉलिन आर फॉर्म्ड। क्लियर। सेकेंड इसी में है रिएक्शन विद सोडियम में, जिसको हम लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, 2 moles of haloarenes react with 2 moles of sodium in presence of dry ether, देन आपका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा 2NaCl, और दोनों हेलोजन रिलीज हो जाएंगे कार्बन से और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। और इसको क्या बोलते हैं, डाईफिनाइल बोलते हैं। क्लियर। या बाईफिनाइल भी वर्ड यूज करते हैं। क्लियर ना। ये आपकी सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम इस पे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप क्या बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स कंबाइन करके। इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू कन्वर्ट द फॉलोइंग, लाइक इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेन और आइदर इथाइल ब्रोमाइड टू ब्रोमाइड क्लोराइड में कुछ भी हो सकता है, ब्यूटेन। ये दोनों रिएक्शन आपको वुड्स रिएक्शन के हेल्प से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आयोडाइड, ब्रोमाइड टू इथाइल फ्लोराइड। ये आपकी 4th रिएक्शन है, ये आपकी 5th रिएक्शन है, ये आपकी 6th कन्वर्जन है। क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन। नेक्स्ट रिएक्शन है 7 क्लोरोबेंजीन टू डाईफिनाइल। एथेनॉल टू इथेनॉइल क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड टू
क्लोरोबेंजीन. Last one is benzene diazonium chloride or bromide to fluorobenzyne. ओके तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने दिया है जो कन्वर्जेंस के हैं. कुछ क्वेश्चन आपको व्हाट हैपन व्हेन के हम क्वेश्चन देने वाले हैं. कुछ क्वेश्चंस हम लोग देने वाले हैं आपको नेक्स्ट. आगे हम बात करेंगे अब हम इसके आगे बात करेंगे. कुछ नेम रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं. राइट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन. जैसे आपका वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, सैंडमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन और बाल-साइमन रिएक्शन. तो ये आपको याद करना है. डार्जन रिएक्शन, फिंकलेस्टीन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन. तो अनदर क्वेश्चन है इसमें जो बनता है नेम रिएक्शन पे. इस चैप्टर से नेम रिएक्शन कौन कौन सी हैं सर जो हमको वन शॉट में मिल जाए. तो पहला है आपका श्वार्ट्ज रिएक्शन, सेकेंड फिंकलेस्टीन रिएक्शन, थर्ड है डार्जन रिएक्शन, फोर्थ है कैटरमैन रिएक्शन, फिफ्थ है सैंडमेयर रिएक्शन. अनदर क्वेश्चन आता है वाई हेलोएरीन give electrophilic substitution reaction at ortho and para position तो इसका आंसर आपको देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोबेंजीन और आइदर ब्रोमोबेंजीन भी बोल सकता है एंड इथाइल क्लोराइड. दैट मीन्स हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में डिफरेंस करना है आपको विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट, नॉट अ स्ट्रक्चर और नॉट अ दैट मीन्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको बनेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 एंड SN2. कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनका ऑर्डर दिया होगा, कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के, और आपको SN1 का ऑर्डर देना है कि SN2 कौन फास्ट देगा और कौन SN1 देगा, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर और आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर. वो कंपाउंड्स ऐसे रहेंगे. फिर इस पे क्वेश्चन 6 बन सकता है जो इसी हेलो एल्केन और हेलो एरीन से हम बात कर रहे हैं. तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म में टेस्ट पूछा जा सकता है. हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म. और इनके कुछ यूजेस है जैसे क्लोरोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है और आपका डीडीटी हुआ, फ्रियॉन्स हुआ. इनके यूजेस भी आपको तैयार करना है. एक एक दो दो यूज आपको तैयार करना है. यूजेस ऑफ डीडीटी, फ्रियॉन्स, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म. लाइक क्वेश्चन. क्वेश्चन 8 है प्रिपरेशन ऑफ DDT भी पूछा जा सकता है.
क्वेश्चन 9 भी आपका इसमें बन सकता है। हाउ टू प्रिपेयर, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है बट सिलेबस में है यूपी बोर्ड में। हाउ टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पूछने के चांस ज्यादा हैं। ये दो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये ओनली यूपी बोर्ड के लिए है, नॉट फॉर यू आईसीएससी और आईएससी और सीबीएसई। लास्ट वन इज व्हाट हैपन व्हेन, क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट हैपन व्हेन हिंदी में आता है क्या होता है जब, इसकी रिएक्शन इससे करा देते हैं। तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन तैयार करके रहना है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जो आपको नए चैप्टर के साथ में डिसाइड करने वाले हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर। तो कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।